नमस्कार सभी बच्चों का। आज हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से राजस्थान बोर्ड के अंदर जो वर्तमान पेपर का जो पैटर्न आया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाले हैं, हालांकि किताब के अंदर नहीं है, तो सोचने समझने की और ज़्यादा भयभीत होने की जरूरत भी नहीं है। आप जिस तरीके से तैयारी करते थे उसी तरीके से तैयारी करते रहें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पाठ के अंदर नहीं है। लास्ट में जो प्रश्नावली दिया होता है उसमें प्रश्नावली में नहीं है। जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पाठ के अंदर से ही आएंगे। तो जब पाठ के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जब पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो अब देखिए हम उस पाठ में किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। सारे सवाल हम आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे, समझा समझा कर सॉल्व करेंगे। आपको फंडामेंटल आना चाहिए। तो आज हमारा जो पाठ है वो है पाठ 11, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इस पाठ के अंदर 3 टॉपिक हैं। तो 3 टॉपिक के अंदर जो पहला टॉपिक है वो पहला प्रश्न क्या है इसमें, फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर बनेगा। यानी क्या दे रहा है, पहला प्रश्न है फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर क्या बनता है। इसके लिए आपको क्या है, इसका पैटर्न आना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, इसमें जो फिनॉल की क्रिया जो ब्रोमीन जल से आनी चाहिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर मैं ऑप्शन बताता हूँ। पहले आपको रिएक्शन देता हूँ। तो रिएक्शन जो है वो आपकी ये रही फिनॉल, और फिनॉल की क्रिया जो है वो Br2 जल से कराएंगे। Br2, जब Br2 जल से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो डेरिवेटिव मिलेगा वो ये मिलेगा। एक Br यहाँ लगेगी, एक Br यहाँ लगेगी और एक Br जो है वो यहाँ लगेगी। इसका मतलब डेरिवेटिव कौन सा बनेगा, 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनेगी। तो इसके अंदर डेरिवेटिव दिया है, ऑप्शन क्या क्या दिया है देखिए। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल नहीं बनेगा, पैराब्रोमोफिनॉल नहीं बनेगा, मेटाब्रोमोफिनॉल नहीं बनेगा, और 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल बनेगा। तो वो आपका ये वाला डेरिवेटिव इसके अंदर रहा। अगला जो दिया आपका वो क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम। एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम चाहिए। तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है, रिएक्शन दे रखी है उसने क्या, R बॉन्ड OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस टू ZnCl2। और ZnCl2 जो होती है वो एनहाइड्रस होती है। HCl और ZnCl2 की जो एनहाइड्रस का विलीन होता है इसी को कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कभी कभी सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक का सूत्र क्या है। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो है वो ZnCl2 एनहाइड्रस व HCl का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो क्रिया यहाँ पर कौन करती है, क्रिया जो है वो यहाँ पर करती है HCl, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन के निकलता है वो जिंक क्लोराइड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हमारे पास क्रिया हो गई। ये आपकी क्रिया जो आपने पीछे पढ़ी थी उसमें क्रियाशीलता का क्रम जो होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे ज्यादा, 2 डिग्री अल्कोहल का उससे कम, 1 डिग्री अल्कोहल का उससे कम, और उससे कम जो होता है वो मेथिल अल्कोहल का होता है।
तो बेटा हमें क्या है, हमें इनके क्रम आने चाहिए। अगर हमें इनके क्रम आएंगे तो हम इनको सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल यहीं से बनाए जाएंगे, सवाल कहीं दूसरी जगह से नहीं बनाएंगे। आपकी किताब से बाहर कोई भी सवाल किसी भी लेसन का ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का कोई भी दिया गया होगा, बाहर से नहीं जाएगा। तो इसलिए आप किताब को अच्छी तरीके से स्टडी करें, सर ने जो नोट्स बनवाए उनको पढ़ें, और भी कोई क्वेश्चन का कलेक्शन कहीं से भी मिले, विद आंसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो क्वेश्चन के कलेक्शन आपके पास होने जरूरी है। सवाल यहाँ पर यह है, ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, ऑप्शन इसमें दिया है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हैं, आप सवाल को देखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको सवाल का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्रम क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और मेथिल भी दिया होगा तो मेथिल सबसे ज्यादा होगा। जैसे ही हम क्या करते हैं, हम 3 डिग्री अल्कोहल में HCl और जिंक क्लोराइड का विलयन डालते हैं, तो ये जो अल्कोहल है उसमें HCl बनने के कारण क्या है, हैलाइड बनने के कारण क्या है, बहुत जल्दी धुंधलापन आ जाता है, सफेद सफेद धुंधलापन आ जाता है। जब सफेद सफेद धुंधलापन बहुत जल्दी आता है तो इसका मतलब 3 डिग्री है, कुछ समय बाद आता है तो 2 डिग्री है, और कुछ समय बाद आता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद आता है तो 1 डिग्री है, और घंटे 2 घंटे में आता है तो अब आपका मेथिल अल्कोहल है। तो इस तरीके से सवाल ये हो गया आपका। अगला जो सवाल दिया है तीसरा इस पार्ट का, वो दिया है फिनॉल किससे कम अम्लीय है, फिनॉल किससे कम अम्लीय है, फिनॉल जो है वो किससे कम अम्लीय है। तो फिनॉल तो ये रहा, इसका भी आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ये रहा हमारे पास फिनॉल, और ये कम एसिडिक है, किससे कम एसिडिक होगा, ये भी हमारे पास फिनॉल के डेरिवेटिव दिए होंगे। अब फिनॉल के डेरिवेटिव क्या क्या दिए हैं, इसमें दे रखा है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो हमने बना लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बना लिया, लो साहब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना लिया। दूसरा इसका डेरिवेटिव बनाया, कौन सा है वो डेरिवेटिव आपका है एल्कोहल है, क्रिसोल है, तो क्रिसोल का डेरिवेटिव ये, वो भी ऑर्थोक्रिसोल है तो CH3 ऑर्थोक्रिसोल हो गया। अगला दिया है C2H5OH, ये दिया हुआ है, और अगला जो ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी है। तो ये कम अम्लीय है। कम अम्लीय का मतलब होता है, देखिए हमारे कहां से शुरू होता है सवाल, यहाँ से, ये जो आपके पास OH है, ये O बॉन्ड H, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो संकरण होता है वो sp3, यहाँ पर होता है sp2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो ऑक्सीजन है वो उसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है। जब हाइड्रोजन से ज्यादा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो वो कहाँ की ओर मूव करेंगे, इधर की ओर मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे तो H+ के बनने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जो संकरण है वो आपका sp2 संकरण है। इसका मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा वो बेंजीन रिंग के अंदर होगा, ठीक। इसका मतलब अब जो हमारे पास नाइट्रो समूह लेकर लगा है ऑर्थो पर NO2, वो NO2 समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बाहर की ओर। जब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर खींचेगा तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन और तीव्रता से खींचे जाएंगे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो हो जाएगा वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम होने से क्या है, H+ जो है वो ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर आ जाएंगे। जब ऑक्सीजन को जाएंगे तो इसका मतलब ये ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, H+ ज्यादा प्राप्त होगा। और यहाँ क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये देने वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन दाता है तो बेंजीन के अंदर क्या हो जाएगा, बेंजीन के अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कम लेंगे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर बना रहेगा। जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर बना रहेगा तो ये जो बॉन्ड थे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने अभी आपका अभी जो है बेंजीन पे ऑक्सीजन की ओर मूवमेंट करती है, उस समय जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर होगा। जब यहाँ होगी तो इसका मतलब है ये जो है वो बहुत कम मात्रा में बनेगा। कैसा बनेगा, कम। तो ये कैसा हो गया, ये ज्यादा अम्लीय हो गया, और ये कैसा अम्लीय हो गया, कम। तो वो कह रहा है फिनॉल सबसे कम अम्लीय है। सबसे कम अम्लीय किससे कम अम्लीय, किससे कम अम्लीय, किससे कम अम्लीय का मतलब है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल से कम अम्लीय, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल से, ना तो इससे कम अम्लीय है, ना इससे कम अम्लीय है, ना सभी से कम अम्लीय है। इसका मतलब है आपका डेरिवेटिव के अंदर जो एग्जांपल्स होगा, जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल होगा। अगले हम क्वेश्चन और लेते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगला जो
ऑप्शन लिया है वो क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X होगा। निम्नलिखित क्रिया में उत्पाद X होगा। पहले तो हम क्रिया लिख लेते हैं, क्रिया कौन सी है। क्रिया हमारे पास है C2H5, C2H5OH, और इन्होंने क्या कर दिया है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में इसको हीट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, X डेरिवेटिव कौन सा प्राप्त होगा। जो एल्कोहल को क्या करेंगे हम, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, H2SO4 डालेंगे, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को सोखता है। जब वाटर को सोखता है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका एग्जाम्पल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और प्लस क्या निकल जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्या बनेगी, एथीन बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन बनते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 443 केल्विन होता है, ठीक, 443 केल्विन। दूसरा हमारे पास डेरिव होता है C2H5OH प्लस C2H5, ऐसे करके लिख सकते हैं, HOC2H5। क्रिया इसी के साथ कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ कराते हैं, हीट करते हैं। लेकिन यहाँ पर 413 केल्विन होता है। जब ये 413 केल्विन पर होता है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से H जाएगी और यहाँ से क्या जाएगा, आपका OH जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5 और OC2H5 बनेगा। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। तो अब आपके ऑप्शन क्या होंगे, वो ऑप्शन देखिए क्या देखते हैं। इसमें आपको एथिन बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। रिएक्शन जो दे रखी है इसमें कितना, इसके अंदर ऑप्शन के अंदर, उसमें टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया है, और मॉलिक्यूल भी इसका एक दिया है। तो जब एक मॉलिक्यूल दिया है तो आपको एथीन बनेगी। अगर आपको दो मॉलिक्यूल दिए होते और वो ये कंडीशन लगा के देता तो आपको ये डेरिवेटिव बन के तैयार होता। तो इसके अंदर क्या बनेगा आपका, इसके अंदर एथीन बनेगी, डाई एथिल ईथर नहीं बनेगा, डाई एथिल ईथर मेथिल ईथर नहीं बनेगा, और एथेन नहीं बनेगी। आपका डेरिवेटिव ये बनके तैयार होगा। ठीक है, तो आगे के सवाल जो है वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, एलिल अल्कोहल का सही IUPAC नाम। एलिल अल्कोहल का सही IUPAC नेम। तो पहले तो हम एलिल अल्कोहल बना लेते हैं। एलिल अल्कोहल जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और OH होता है। यह जो अल्कोहल का प्रकार है वो कौन सा है, sp3 2sp2 प्रकार के संकरण के अल्कोहल में आता है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी ये हमारे पास sp2 है, 3 है, और ये हमारे पास कौन सा है, sp2 है। तो ये जो है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आ गया, और इसे कहते हैं एलिल अल्कोहल। तो अब देखिए नंबरिंग हमारी जो चलेगी वो यहाँ से चलेगी, 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के नाम क्या होगा, प्रो। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा 2 इन, और पहले कार्बन पे ऑल है तो हमने लिखा ऑल। ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपीनॉल, या हम कर सकते हैं इसका नाम 2 प्रोपीन 1 ऑल। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अगर आपको है तो आप इस तरीके से किसी भी ऑप्शन को इस तरीके से चूज कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है प्रोप 1 इन 3 ऑल। तो प्रोप 1 इन 3 ऑल तो होगा नहीं,
दूसरा दिया है प्रोप 1 बनॉल, प्रोप 1 बनॉल भी नहीं होगा। दूसरा दिया तीसरा प्रोप 2 इन बनॉल, यानी प्रोप 2 इन बनॉल, ये हमारा ऑप्शन इसमें फॉलो कर रहा है। तो जब ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है तो यही ऑप्शन इसके अंतर्गत होगा। ठीक है, इस तरीके से आगे आपको पढ़ना की जरूरत भी नहीं है और ये सवाल आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। अगला दे रहा है एल्कोहल के एस्ट्रीकरण का सही क्रम क्या होगा। एल्कोहल के एस्ट्रीकरण का सही क्रम, एस्ट्रीकरण का सही क्रम। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण सॉरी एस्ट्रीकरण का वो सही क्रम क्या, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है R बॉन्ड OH प्लस एक हमारे पास कार्बोक्सी अम्ल होगा, अम्लीय माध्यम में क्रिया होगी, तो यहाँ से क्या जाएगा H और यहाँ से क्या जाएगा OH, तो यहाँ से क्या बनेगा R बॉन्ड O डॉट O C और CH3, ये हमारे पास एस्टर बनेगा। हालांकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल बनता है और ये रिएक्शन जो होती है वो रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो एक तरफ से हमें अगर क्रिया अग्र दिशा में ले जानी है, 11th में आपने पढ़ा था साम्य अवस्था वाले पार्ट में, तो क्रिया अगर आपको अग्र दिशा में ले जानी है तो चाहे तो एस्टर को हटाते रहेंगे या फिर हम उसमें वाटर मॉलिक्यूल को हटाते रहेंगे, तो क्रिया जो है वो आगे की ओर अग्रसर होती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है, H आसानी से कहाँ प्राप्त होगा, H आसानी से कहाँ प्राप्त होगा, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्कोहलों की बात, तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अगला दे रहा है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास मेथिल एल्कोहल है, ये हमारे पास क्या है एथिल एल्कोहल है। अगले हमारे पास हो गया एल्कोहल का चेन। अब हम इसमें डिग्री चेंज करेंगे, अभी आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। अगला दे रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है H को। जब यहाँ से हम H को निकालेंगे तो H को निकालने की प्रोसेस किसमें ज्यादा होगी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्यों, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो ऑक्सीजन क्या करेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट जो वो यहाँ से ज्यादा प्राप्त होगा। जब यहाँ से ज्यादा प्राप्त होगा इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन है वो कम मात्रा में अंदर ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे। जब कम मात्रा में ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे तो ये जो है वो कम मात्रा में बनेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आपके मेथिल से क्या होंगे, ये भी मेथिल इसको देंगे, ये भी मेथिल देंगे। यहाँ पर केवल एक ही मेथिल समूह ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन दान करा था, यहाँ पर 2 मेथिल हो गए। इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूहों की संख्या उस कार्बन पर बढ़ जाने से जहां पर ऑक्सीजन जुड़ी है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इससे हाइड्रोजन के बनने की क्षमता कैसी जाती है, कम। इसी प्रकार इसमें और कम हो जाएगी। तो सबसे कम जो होगा क्रियाशीलता वो इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी होगी, उससे ज्यादा इसकी होगी, सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होगी वो किसकी होगी, मेथिल की। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें देख रखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें ये नहीं दिए, इसमें ये दिया आपका 1 डिग्री दिया है, ये 2 डिग्री दिया है, ये 3 डिग्री दिया है। तो इसमें ऑप्शन ये दिए, इसका ऑप्शन है नहीं। जब इसका ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने तो आपको समझा दिया, कभी कभी इसी ऑप्शन फंसा भी सकता है। तो सबसे कम सा होगा 1 डिग्री का, सबसे ज्यादा होगा, उसके कम 2 डिग्री का, उससे कम 3 डिग्री का ऑप्शन होगा। तो ये इसमें ऑप्शन ढूंढ लेंगे ऑब्जेक्टिव में, वो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं इसका क्या है इस पार्ट का। अगला सवाल दिया है मेथिल आयोडाइड, सवाल ऊपर लेते हैं। मेथिल आयोडाइड पर सोडियम फिनोट की अभिक्रिया से एनिसोल का निर्माण होता है। मेथिल आयोडाइड का मतलब है CH3 और I। क्रिया किसकी कराई उन्होंने, सोडियम फिनॉक्साइड की है। सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब है यहाँ पर O और Na ले लिया। आगे क्या करा है वो, अभिक्रिया में एनिसोल का निर्माण होता है। एनिसोल का मतलब है कि फिनोल के साथ में जो हमारा वो ऑक्सीजन है उसके साथ में CH3 लग जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, NaI निकल जाएगा।
इस अभिक्रिया को कहते हैं, ये जो है वो एक प्रकार का ईथर डेरिवेटिव बना। क्या बना ये? ईथर। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनिसोल। नाम क्या है इसका? एनिसोल। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कह रहा है फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया तो सोडियम के साथ होती है, डायरेक्ट सोडियम के साथ होती है, फिटिंग अभिक्रिया हो नहीं सकती। वुड्स अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया भी नहीं हो सकती। इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया भी नहीं हो सकती। अगला जो ऑप्शन दिया है विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। विलियमसन अभिक्रिया, ये इसका नाम क्या है? विलियमसन अभिक्रिया है। तो आप ध्यान रखेंगे जब जो ईथर बनते हैं वो ईथर यदि किसी एल्किल हैलाइड के साथ में और सोडियम के किसी डेरिवेटिव ऑक्साइड के साथ क्रिया होगी है तो वहां पर आपका ईथर बनेगा। और ईथर जो है वो विलियमसन ईथरीय संश्लेषण के नाम से जानता रहता है। इसमें आप आपको और थोड़ी सी बात बता दें, क्योंकि अभी तो इसका नाम है विलियमसन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? विलियमसन अभिक्रिया है। अगला हमारे पास क्या हो जाएगा? यदि हम इसकी क्रिया ऐसे करा दें CH3I प्लस करा दें हम CH3 और ONA के साथ में, आपको क्या बनेगा? आपको बनेगा CH3OCH3 प्लस क्या निकलेगा? NaI। और इसका जो I बना ये, अब ये जो डेरिवेटिव बना हुआ है इसे कहते हैं विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। विलियमसन ईथरीय संश्लेषण। विलियमसन ईथरीय संश्लेषण हो गया। तो इस तरीके से इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव सवाल थे वो मैंने विद एक्सप्लेन आपको समझाए हैं। मेरा फिर एक बार निवेदन है आपसे, अगर आपको अच्छे अंक पाने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जो किताब के अंदर क्वेश्चनों का संकलन होता है उनको पढ़ें, फिर उनके आंसर भी पढ़ें कि हमें कितना क्वेश्चन दिया और उस क्वेश्चन का हमें कितना आंसर देना है। कभी कभी होता क्या है कि आप छोटे से क्वेश्चन का बड़ा आंसर दे देते हैं, उसमें क्वेश्चन की लिमिट भी होती है, क्वेश्चन का कितने शब्दों में लिखना है, आपको उतने शब्दों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखना है। क्योंकि यहाँ पर सवाल ऐसे नहीं आते कि उसने क्वेश्चन उठा के दे दिया और आपने उसका क्वेश्चन दे दिया। वो ये भी देखता है कि उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो बच्चा कितने शब्द के अंदर अपना सवाल सॉल्व करता है, लिमिट में सॉल्व करता है। यानी कभी कभी क्या होती है कि थ्योरम जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उस थ्योरम में पूरा सवाल नहीं पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है छोटा सा। तो अब जरूर नहीं है कि उस थ्योरम को पूरा लिख देंगे। अंग्रेजी में पहले क्या होता था कि हमें 2 शब्द मिल गए किसी क्वेश्चन के पैराग्राफ में से, तो हमने वो क्वेश्चन पूरा यहाँ से फुल स्टॉप से उठा के फुल स्टॉप तक टेप किया तो उसमें उसका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं। विज्ञान के अंदर क्या होता है, आपको लॉजिक देखा जाता है, आपका सिस्टम देखा जाता है, आपकी नॉलेज देखी जाती है। तो आपको जितना सवाल पूछा जाए, जो सवाल पूछा जाए, जितना पूछा जाए उसका उतना ही आंसर देना है, आपके बेटर नंबर तभी जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपके दिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव को आपको पढ़ना है तो पूरी किताबों की संकलन करना है, पूरी किताबों की स्टडी करनी है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चनों का आंसर देखना है। ये हमारा आपसे निवेदन है। अच्छे अंक तभी आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव और छोटे छोटे नंबरों के क्वेश्चन में एक 1 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके नंबर कटने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे अंक लाएं। जय हिंद, जय भारत।